Hi, my name is Dr. Dimbisha and I'm a physiotherapist working since 2013. आज जो टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है फ्रोज़न शोल्डर। फिजियोथेरेपी में बहुत कॉमनली फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। मेरे 10 इयर्स के करियर में मैंने जो भी सीखा है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। फ्रोज़न शोल्डर का दूसरा नाम है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस इटसेल्फ सजेस्ट कैप्सूल का टाइट हो जाना, कैप्सूल टाइटनेस। नाउ व्हाट इज़ दिस कैप्सूल? हमारे जॉइंट के आसपास एक कैप्सूल रहती है, इट्स लाइक अ रबरी थिंग। फ्रोज़न शोल्डर में वो टाइट हो जाती है, इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है, फाइब्रोसिस लाइक एडहेशंस फॉर्म हो जाते हैं। ये नॉर्मल जॉइंट कैप्सूल है और ये इन्फ्लेम्ड जॉइंट कैप्सूल है। कैप्सूल का टाइट हो जाना, उसकी वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो जाता है, शोल्डर फ्रीली मूव नहीं कर पाता। कैप्सूल के टाइटनेस के साथ साथ कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, उसका भी थिकनिंग होता है इन फ्रोज़न शोल्डर। उसकी वजह से मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस आने लगते हैं। अब कौन सी मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस सबसे पहले स्टार्ट होती है? तो फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल रोटेशन। आप पेशेंट्स को देखोगे, आप पूछोगे तो सबसे पहले वो बताएंगे कि उनको कपड़े पहनने में, बाल बनाने में, सीट बेल्ट पहनने में दिक्कत आ रही है। तो एक्सटर्नल रोटेशन इज़ द मूवमेंट दैट इज़ अफेक्टेड फर्स्ट। उसके बाद एब्डक्शन, ये दोनों मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस आने लगते हैं, एज वेल एज पेन। दिस इज़ द क्लासिक सिम्टम ऑफ फ्रोज़न शोल्डर। अब फ्रोज़न शोल्डर किसको होता है? फ्रोज़न शोल्डर किसी को भी हो सकता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में अधिकतर देखा गया है कि फ्रोज़न शोल्डर होता है। उसके बाद अगर आपको कोई प्रीवियस इंजरी है, रोटेटर कफ इंजरी है, या फिर आप गिर गए हो, कोई भी मसल टेयर है, ओवर द टाइम ये इंजरी फ्रोज़न शोल्डर में कन्वर्ट होती है अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो। अदर फैक्टर्स आर पोस्ट स्ट्रोक। देन कई बार देखा गया है कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में कम होता है। इसका कोई डेफिनेट रीज़न नहीं है और कोई स्पेसिफिक पैथोफिजियोलॉजी भी नहीं है। नाउ दिस आर द बेसिक थिंग अबाउट द फ्रोज़न शोल्डर। अब फ्रोज़न शोल्डर में आप क्या कर सकते हैं? आपको पता कैसे चलेगा कि आपको फ्रोज़न शोल्डर है? तो उसके लिए आपको कराना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड, MRI, क्योंकि उसमें ही पता चलेगा कि लिगामेंट थिकनिंग है या फिर कैप्सूल इन्फ्लेम्ड है या नहीं है। और अगर वो नहीं करा रहे हो तो ये क्लासिक सिम्टम्स और स्पेशल टेस्ट, उसकी वजह से पता चलता है कि अगर मसल टेयर है या फ्रोज़न शोल्डर है, तो वो आपको कोई एक स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। नाउ स्टेजेस। फ्रोज़न शोल्डर के 3 स्टेजेस हैं। आप कौन सी स्टेज में हो और कौन सी स्टेज पर ट्रीटमेंट ले रहे हो, उस पर आपकी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है। फ्रोज़न शोल्डर का कोई एक फिक्स प्रोटोकॉल नहीं रहता है। मैं आपको दोनों ट्रीटमेंट समझा रही हूँ, फार्मिक एज वेल एज फिजियोथेरापी। नाउ फर्स्ट स्टेज इज पेन। पेन ड्यूरिंग मूवमेंट्स। जैसे मैंने पहले बताया, मूवमेंट्स में एक्सटर्नल रोटेशन एंड एब्डक्शन, कई बार ओवरहेड एक्टिविटी में भी पेन होता है, एंड नाइट पेन when you sleep on that side. अभी पेन, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। यहाँ पे स्टिफनेस इतनी डेवलप नहीं होती है। यहाँ पे मेन कंसर्न रहता है शोल्डर पेन। शोल्डर पेन रहेगा एंटीरियर शोल्डर पेन। सेकेंड स्टेज है पेन प्लस स्टिफनेस। अगेन same pain and stiffness. Now you can
feel stiffness in the external rotation and abduction in active as well as passive movement. पेन एंड स्टिफनेस के बाद आता है ओनली स्टिफनेस. यहाँ पे पेन ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है, लेकिन स्टिफनेस बढ़ने लगती है. आपकी रेंज ऑफ मोशन, आप इजीली हाथ आपका ऊपर पीछे साइड से ऊपर नहीं कर सकते हो, स्टिफनेस बढ़ती है. अभी आपकी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है इन विच स्टेज यू आर इन. अगर आपका स्टेज 1 है पेन, तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिकेशंस, एंटी इन्फ्लामेटरी, फिजियो में भी मेन रोल रहेगा आपका पेन कम करना, क्योंकि पेशेंट आपके पास आते हैं उनको पेन ज़्यादा रहता है, इसलिए तो आपको सबसे पहले उसमें पेन कम करना रहता है. अल्ट्रासाउंड, टेंस एंड लाइट एक्सरसाइज टू कीप योर शोल्डर मोबाइल. हेवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, बिकॉज ऑलरेडी यू आर इन पेन, ऑलरेडी यू आर इन इन्फ्लामेटरी स्टेट. तो आपको लाइट एक्सरसाइजेज करनी है जो आपके शोल्डर को मोबाइल रखेगा, स्टिफनेस नेक्स्ट स्टेज पे आने से रोकेगा. सो फर्स्ट स्टेज में आपको ये करना है. सेकेंड स्टेप में पेन एंड स्टिफनेस दोनों है आपको, तो आपका प्रोटोकॉल सेम रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे एक्सरसाइजेज बढ़ाओगे. एक्सरसाइज में आप थोड़ा स्ट्रेचिंग, मोबिलाइजेशन करोगे टू इम्प्रूव योर रेंज ऑल्सो. एंड इन थर्ड स्टेज यहाँ पे आपको रिग्रेसली एक्सरसाइज करनी है टू अवॉइड दिस स्टिफनेस. अब आप कौन से स्टेज पे ट्रीटमेंट ले रहे हो, उस पर आपकी ट्रीटमेंट डिपेंड करेगी. अगर आप फिजियो के पास थर्ड स्टेज में आए हो, तो डेफिनेटली द फिजियो विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन एक्सरसाइज पार्ट. आप अगर फर्स्ट स्टेज में आए हो, तो उनका मकसद रहेगा कि आपका पेन कम करे. उसके लिए आपको मशीन्स एंड लाइट एक्सरसाइजेज ज़रूरत है, एज वेल एज मेडिकेशंस की ज़रूरत है. अगर ये सारी ट्रीटमेंट करने के बाद भी इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कि आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, तो आप जा सकते हो सर्जिकल प्रोसीजर के लिए. वो है अंडर एनेस्थीसिया कैप्सूल रिलीज. फिर दूसरा है, अगर आपका पेन बहुत है, रिस्ट्रिक्शंस कम है लेकिन पेन बहुत है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं स्टीरॉइड इंजेक्शन, आप वो ले सकते हो. एंड द थर्ड वन इज आप एक्सरसाइज और उससे वेट कर सकते हो. अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, तो फ्रोजन शोल्डर आफ्टर 1 to 3 years अपने आप क्योर भी हो जाता है, लेकिन इट टेक्स टाइम. सो इफ़ यू आर अ डायबिटिक, तो आपकी रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाती है. दिस आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन अ फ्रोजन शोल्डर. अगर आपको ऐसे ही वीडियो डिटेल में चाहिए, यू कैन राइट इन कमेंट. आई विल ट्राई टू मेक more detailed video about the topic. Thank you.